अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सर आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज का जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि वेटेड एवरेज, एवरेज किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का एवरेज। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कितने जो आपने कैपिटल रेज किया है उसकी क्या कॉस्ट बन रही है। क्लियर हो गया सर? अच्छा सर, अगर इसकी थोड़ी बहुत अगर लफाजियत में डेफिनेशन पड़ी जाए तो मेरे पास क्या है? मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कंपनी एवरेज, कंपनी का एक एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। पहले तो कॉस्ट तो खर्चा होता है, सही है। कैपिटल क्या चीज होती है? कैपिटल होती है आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे रेज करते हैं। ठीक हो गया? आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे किस किस तरीके से रेज करेंगे? आप हो सकता है बैंक के पास जाएं, ठीक है, बैंक आपको 22% पे लोन देगा। ठीक है, आप जाएंगे अपने शेयर होल्डर के पास, उनसे क्या रेस करेंगे? इक्विटी रेस करेंगे, शेयर होल्डर से पैसा लेंगे। शेयर होल्डर को आप इन रिटर्न क्या देंगे? आप शेयर होल्डर को इन रिटर्न डिविडेंड देंगे। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या लगती है आपके पास? जो आप बैंक से कर्जा लेते हैं उसकी क्या कॉस्ट लगती है? अच्छा दूसरे आजकल चल रहा है क्राउड फंडिंग, जैसे शार्क टैंक वगैरह, ये वो ये सब क्या है? ये फंड रेजिंग होती है। ये वाली जो फंड रेजिंग होती है इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। अब जब आप किसी क्राउड फंडिंग पे फंड रेज करते हैं, अब वो हो सकता है कि बैंक से ज्यादा मांगे या बैंक से जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है या बैंक से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, तो उसकी क्या कॉस्ट होती है? सही है, मेरे पास होता है इक्विटी, मेरे पास डेट जो आपने लोन अदर देन बैंक लिया वो इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा एक जो होती है, एक होता है इक्विटी शेयर्स होल्डर जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, और दूसरा क्या होता है? मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जैसे कि दो किस्म के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल जो कि आप उसकी मैच्योरिटी से पहले बेच भी सकते हैं उसको, और इररिडीमेबल वो क्या है, कभी भी लाइफ में कभी भी वो शेयर्स बेच नहीं सकते जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके के दो शेयर्स होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, अब जेएस जो हमारे पास जेएस ग्लोबल जो पूरा नेटवर्क है, जेएस ग्लोबल ने टीआरजी के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स एक्वायर किए। अब प्रेफरेंस शेयर्स का ये होता है, अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल 100 रुपए रेट चल रहा है, अब मैं कंपनी के पास आया, मैंने बोला मुझे आपसे प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, वो बोलेगा भाई कितने रेट पे चाहिए? मैं बोलूंगा मेरे को तकरीबन 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए। मैं मार्केट से खरीदता तो मुझे तो 100 रुपए का मिल रहा है, लेकिन आपसे मुझे क्योंकि 1 मिलियन बड़ी क्वांटिटी होती है, तो मैं मुझे चाहिए 90 रुपीज में। तो कंपनी उसको 90 रुपीज में शेयर्स इशू करेगी। इस तरीके का ये होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दूसरा मेरे पास अब प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, मेरे पास बॉन्ड हो गए, और अदर देन अदर फॉर्म ऑफ डेट्स हो गए। इन सब की जो पूरा जो प्रेफरेंस शेयर से मैंने फंड रेज करे, मैंने क्राउड फंडिंग से फंड रेज करे, मैं शार्क टैंक गया उससे मैंने फंड रेज करे, मैंने इक्विटी ली उससे फंड रेज करे, मैंने बैंक गया बैंक से फंड रेज करे। अब इन सब की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। अब इन जो जितनी भी कॉस्ट होगी हम उसका एक एवरेज निकालेंगे, मतलब जितनी भी कॉस्ट होगी हम उसका एक एवरेज निकालेंगे, मतलब एवरेज पे देखेंगे कि भाई हो सकता है कोई कॉस्ट मेरे पास 10 रुपए आ रही हो, कोई 12 रुपए आ रही हो, कोई 13 रुपए आ रही हो, तो इन सब का मैं एवरेज निकालूंगा तो हो सकता है कि मेरे पास इन सब का एवरेज मेरे पास कॉस्ट बन रही है 12 रुपए। तो ये मेरे पास होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आप जितने भी आपने फंड रेज किया है कंपनी ने उसकी एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी को पता होगा ना यार मैंने अगर फंड रेज करें तो मेरे पास कितनी कॉस्ट बन रही है कैपिटल की। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अच्छा वैक क्या है? अब ये कहते हैं कि सर मेरे पास वैक, वैक इज कॉमन वे। किस चीज का कॉमन वे? टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा वैक को वेटेड, वैक के हमें कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं किस चीज को? वैक को। अब ये कह रहा है कि सर वैक जो होता है, हम असल में आप वैक निकालते क्यों? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते क्यों? क्योंकि आपको पता चल सके भाई आपके जो इन्वेस्टर है वो क्या डिमांड कर रहा है, भाई एक एवरेज तो लेवल पे क्या रेट डिमांड कर रहा है। क्या वो रेट ज्यादा डिमांड कर रहा है इंडस्ट्री के लेवल, इंडस्ट्री के जो कंपेटिटर्स हैं उनसे ज्यादा रेट आपका इन्वेस्टर डिमांड कर रहे हैं या उससे कम रेट इन्वेस्टर डिमांड कर रहे हैं? इस चीज को आप निकालने के लिए तभी आपको, ताकि पता चल सके कि आपका इन्वेस्टर जो है वो क्या रेट आपसे डिमांड कर रहा है। अच्छा, it is a common way to determine the required rate of return क्योंकि because it is expressed in a single number। एक कोई परसेंटेज आएगी, सिंगल नंबर होता है, 10%, 11%, 12%, एक सिंगल परसेंटेज होगी। द रिटर्न टू द बॉन्ड होल्डर्स, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, या आपने कोई भी डेट इशू करा फंड रेज करे उसके थ्रू, या शेयर होल्डर आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग द कंपनी विद द कैपिटल, मतलब जो शेयर होल्डर कंपनी को पैसा दे रहे हैं उसके रिटर्न में क्या कंपनी से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अ कंपनी WACC is likely to be higher if a stock is relatively volatile। मतलब सर देखें, एक मैं जैसे इन्वेस्टर हूँ या आप इन्वेस्टर, एक रैशनल इन्वेस्टर मेरे पास क्या सोचेगा कि मैं बोलूंगा यार देखो मैं अगर एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो जगह मेरे पास या वो कंपनी बहुत रिस्की है, मतलब क्या,
वॉलेटिलिटी नहीं है, कभी ऊपर जा रही है कभी शेयर प्राइस नीचे जा रही है, उसका अता पता नहीं है। अगर मैं उस कंपनी को पैसे दे रहा हूँ जहां पर रिस्क ज्यादा है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि भाई उस कंपनी से मुझे रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन वो कंपनी जो बिल्कुल स्टेबल चल रही है, भाई मुझे पता है भाई हर साल 10-10% डिविडेंड मिलते रहेगा मुझे, तो मैं उस कंपनी से डिमांड करूंगा कि भाई उस कंपनी से मुझे कम रिटर्न मिलेगा। एक रैशनल इन्वेस्टर क्या बोलता है कि भाई जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, जहां पे कम रिस्क है वहां पे मुझे कम रिस्क चाहिए, कम रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो एक ये आप याद रखिएगा, रिस्क और मेरे पास रिटर्न की एक साइमल्टेनियसली चलता रहता है, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। क्लियर हो गया? अच्छा, डेट कंसिडर रिस्की बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर वांट अ रिटर्न टू कंपनसेट देम फॉर अ हाई लेवल ऑफ रिस्क। ठीक हो गया, जहाँ पे ज्यादा रिस्क वहां पे ज्यादा रिटर्न, जहाँ पे कम रिस्क वहां पे कम रिटर्न। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसने बोला कि सर आपके पास कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपके पास डेट होता है। डेट क्या होता है सर? डेट होता है कर्जा। कर्जा आपने कर्जा किस किस से लिया हुआ, मतलब कर्जा किस तरीके से लिया हुआ? आप गए शार्क टैंक में, आपने उधर से कर्जा कर्जा लिया, जाहिर सी बात है ना, जब शार्क टैंक वाला आपको पैसे देंगे तो आप वो क्या होगा, डेट होगा। डेट होगा, क्यों डेट होगा? क्योंकि वो अदर देन बैंक लोन है। एक होता है बैंक से पैसे ले रहे हो उधार, एक होता है किसी और से पैसे उधार ले रहे हो। तो हम उसको अलग अलग रखते हैं, क्योंकि बैंक से पैसा लिया, बैंक का एक अलग रेट होता है, जो कि मेरे पास काइबोर लाइबोर ये अलग चलता रहता है। दूसरा मेरे पास होता है एक दूसरे जो डेट होल्डर से पैसा देता है, जो कि अब देखिए बैंक अच्छा मैं आपको एक एक्चुअल बताऊं क्या होता है। बैंक से आप पैसा लेते हैं, तो बैंक बोलता है कि भाई मैं 3% स्प्रेड रखूंगा और प्लस काइबोर, मार्केट में जो स्टेट बैंक का रेट होगा मैं आपसे वही रिटर्न लूंगा, वही पैसे मैं आपसे मतलब इन रिटर्न में आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा काइबोर के ऊपर, और प्लस 3% स्प्रेड। ये सिनेरियो होता है। मतलब अगर आपके पास काइबोर गवर्नमेंट, अगर मेरे पास पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर जा रही है, काइबोर नीचे करता रहेगा, मतलब आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक। क्लियर हो गया? डेट अदर देन डेट होल्डर्स क्या होते हैं, जो बैंक के अलावा जो पैसे देते हैं, वो ये नहीं बोलते कि भाई काइबोर हो लाइबोर हो गवर्नमेंट के हिसाब से, वो बोलता है भाई हमने आपको पैसा दिया है, इस पे हमें चाहिए 4% 5%, हमारा मुनाफा हमें इतना चाहिए। हमें नहीं जानते कि हुकूमत आए चेंज हो, गवर्नमेंट अच्छी हो बुरी हो, मुल्क स्टेबल हो नहीं हो, मार्केट में हम दे रहे हैं भाई, बैंक आपको दे रहा है 22% पे, हम आपको देंगे भाई 20% पे कर्जा। आप हमें बताओ कितने टर्म में, 3 साल में आप हमें कितने कितनी एनुअल रीपेमेंट करोगे और किस किस हिसाब से आप हमें इंटरेस्ट पे करोगे, ये हिसाब किताब होता है। ठीक हो गया? डेट होता है, प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बता दिया। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या मसला है? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स इशू होते हैं, ट्रेड हो रहे हैं, वो होते हैं मेरे पास इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कि यूजुअली आपको स्टॉक मार्केट से खरीदो फरोख नहीं होती, डायरेक्ट कंपनी के पास गए, मैंने बोला भाई मुझे आपसे पैसे इन्वेस्ट करना है, मुझे बल्कि आपके अंदर शेयर्स चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं एक चीज, प्रेफरेंस शेयर्स और मेरे पास इक्विटी शेयर्स में क्या फर्क होता है? प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो पीएनएल को हिट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करता। मेरा प्रेफरेंस शेयर्स की जो डिविडेंड होता है वो मेरे पास पीएनएल को हिट करता है। ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, ये आपके पास लेवल पे चीजें नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। बैंक लोन जो आपने बैंक से कर्जा लिया वो आपको किस रेट पे टैक्स दे रहे? अच्छा, हमारे पास पहला आ गया सर कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक हो गया? अभी हमारे पास क्या आ गया सर? कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास क्या होता है? अच्छा, क्लियर हो गया सर? अब आप ये चीज देखें, अच्छा सर मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ डेट। अब मैं जब भी कॉस्ट ऑफ डेट का नाम लेता हूँ तो मैं उसको अज्यूम करता हूँ कि आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्यों सर? देखिए, जब भी जब भी आप कोई चीज इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज पूरी दुनिया की ये बोलती हैं कि भाई वो आफ्टर टैक्स मुझे रेट बताओ क्या हुआ। आफ्टर टैक्स का मतलब रेट क्या है? कि देखें, ये मेरे पास एक ये मैं जो कॉस्ट कॉस्ट दे रहा हूँ, जिससे मैंने कर्जा लिया उसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ये मेरे लिए एक एक्सपेंस है ना। अब जब एक्सपेंस आप पे करते हो तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर रिलैक्सेशन देती है, कि बोलती है क्योंकि आपने खर्चा दिया है, एक्सपेंस पे आउट किया है, तो इस पे आपको टैक्स रिडक्शन मिलेगी। देखिए, इनकम आपकी बढ़ती रहेगी तो आपको टैक्स ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आपके खर्चे कम, आपके खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है, वो इनकम को आपके कम करेंगे। जब खर्चों की वजह से आपकी इनकम कम होगी तो आपने जाहिर सी बात है टैक्स कम देना पड़ेगा। लॉजिक समझ आ रही है आपको? मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो रही है, मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना है, ठीक है।
क्या चीज़ है जो मेरे रेवेन्यू या मेरे प्रॉफिट को कम कर सकती है, मेरे एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम कर सकता है मेरे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कर रहा हूँ, ठीक है, उन खर्चों की वजह से सर मुझे टैक्स कम देना है। उन खर्चों की वजह से क्यों? क्योंकि जितने मैं ज़्यादा खर्चे करूंगा उतना मेरा प्रॉफिट कम होगा, जितना मेरा प्रॉफिट कम होगा उतना मैंने टैक्स कम पे करना है। क्लियर हो गया? अच्छा। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट is used to calculate the weighted average cost of capital। सर मेरे पास आफ्टर डेट कॉस्ट, आफ्टर टैक्स याद रखिएगा, हमने हमेशा करना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, डेट लेने का खर्चा। हम कॉस्ट ऑफ डेट को क्या कहते हैं? यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट आप पढ़ेंगे के डी से रेफर होती है, कॉस्ट ऑफ डी। के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, के पी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, के बी मतलब कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, के और मेरे पास क्या रही है, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं वन माइनस टैक्स रेट, मतलब वन माइनस टैक्स रेट क्या, टैक्स रेट के बाद क्या आपके पास बच रहा है, is used to calculate the weighted average cost of capital and it is the interest rate on the debt। मतलब क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको डेट के ऊपर। ठीक हो गया, लेस द टैक्स सेविंग, मतलब जितना आपने टैक्स पे करोगे उसके ऊपर जाहिर सी बात है आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। क्लियर हो गया? द रिजल्ट बिकॉज द इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल, ये कह रहा है कि सर जितना आप दोगे इंटरेस्ट, वही वाली बात है कि जितना मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उससे मुझे टैक्स की रिलीफ मिलेगी भाई, इसलिए उसको टैक्स डिडक्टेबल कहा जाता है। क्लियर हो गया? दिस इज द सेम एज के डी इज मल्टीप्लाइड, मतलब आपने के डी को मल्टीप्लाइड करना है वन माइनस टी, मतलब आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो भी के डी की वैल्यू होगी बताएगा, एग्जामिनर सब बताएगा कि आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कि मेरे पास इंटरेस्ट रेट ये है, उसको आपने निकालना है आफ्टर टैक्स। एंड टैक्स सेविंग रिजल्ट सही है, के डी इज मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टी वेयर टी इज द मार्जिनल टैक्स रेट, मतलब हम किस चीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है वो। इसका देखिए जो भी मेरे पास कॉस्ट है उन सब की मेरे पास फॉर्मूलाज आते हैं। अब ये कह रहा है कि आफ्टर टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट रेट लेस टैक्स सेविंग, मतलब आपके पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट किस तरीके से निकलेगा सर, आपके पास जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे गवर्नमेंट ने बोला मैं आपसे सर चार्ज करूंगा 10%, ठीक है, मेरे को टैक्स कितने पे देना है, मुझे 3% टैक्स देना है, मतलब 10% माइनस 3% मेरे पास कितना रह जाएगा 7%। 7% मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट है। समझ आ रही है सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए मैं बैंक के पास गया, ठीक है, मैं गया बैंक के पास, ये मैं जा रहा हूँ बैंक के पास, बैंक के बाद मैंने बोला भाई मुझे कर्जा चाहिए, कितने पे दोगे? बैंक ने बोला मैं आपको मिसाल के तौर पर, सर ये है नहीं लेकिन मैं आपको ऐसी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बैंक ने आपको बोला कि 10% पे टैक्स दूंगा। मैंने बोला वो 10% पे कितने? अब मैं टैक्स अथॉरिटीज के पास गया, उस टैक्स अथॉरिटी से बोला भाई मुझसे प्रॉफिट पे कितना टैक्स ले रहे हो? टैक्स वालों ने बोला कि भाई मैं आपसे प्रॉफिट में जो टैक्स लूंगा वो मैं आपके पास लूंगा कितना, उसने बोला 3% टैक्स दूंगा। ओ हो, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इंटरेस्ट लेस, लेस सर इंटरेस्ट लेस, लेस क्या है मेरे पास, टैक्स। इंटरेस्ट मेरे पास क्या था 10% जो मैंने बैंक को देना है, उसमें से लेस किया मैंने 3% जो मुझे टैक्स अथॉरिटीज से रिलीफ मिला है। तो मेरे पास असल में देखें, असल में खर्चा कितने का, एक्चुअल 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 मेरे पास कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट। तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी, 10 - 3 इज इक्वल टू 7%। क्लियर हो गया सर? मेरे पास आपके पास एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी, आपके पास एक्चुअल कॉस्ट 3% आ रही। क्लियर हो गया? आपका खर्चा 10%, उनमें बोला टैक्स वालों ने बोला भाई 3% में आपको फायदा पहुंचाऊंगा, मैंने बोला 10% उसमें से लेस करा 3%, मेरे पास असल में खर्चा मेरा कितना हुआ, मेरी जेब से कितने परसेंट गए, उसने बोला असल से आपकी जेब से 10%, 7%। क्लियर हो गया? चलो उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है सर, आपको इस एग्जांपल को भी रीड कर लेते हैं। इन इफेक्ट द गवर्नमेंट पे अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट, गवर्नमेंट ने पे करे पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब आपका डेट का खर्चा कब पे किया, बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल। Therefore, if Allied can borrow the interest rate at 10%, अगर एक Allied एक कंपनी है, अगर कंपनी जाके इंटरेस्ट बोरो करेगी कितने के ऊपर, उसने बोला 10% के ऊपर इंटरेस्ट बोरो करेगी, ठीक है, बैंक के पास गई, बैंक ने बोला भाई 10, भाई बैंक के पास गया, बैंक ने बोला भाई 10% मैं इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। ओए होए होए, ये तो मेरा खर्चा है, मैंने बैंक को पैसे देने। लेकिन उसी टाइम पे आपको फेडरल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैं आपसे 40% टैक्स माफ करूंगा, सिर्फ 40%, देन द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 6%, मतलब मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर 6%। आपने बोला सर किस तरीके से, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, के डी वन माइनस टी,
क्लियर हो गया। आपको बैंक से जो कर्जा दे रहा है वो कितने पे दे रहा है, उसने बोला बैंक जो आपको कर्जा दे रहा है वो 10% पे दे रहा है। गवर्नमेंट मुझसे क्या चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट ने बोला मैं आपसे सर 40% डिमांड कर रहे हो, तो मैंने बोला 1 - 40%, मैंने बोला 1 - 40%, तो मेरे पास 1 - 40% क्या होता है मेरे पास क्या होगा सर, 10% इज इक्वल्स टू 1 - 40% इज इक्वल्स टू, मेरे पास 40% में से 1 - 40% सर कैलकुलेटर से करेंगे तो आएगा मेरे पास 60%। और 10 का आपने 60% लिया तो आपके पास ऑब्वियसली सर मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 6% आ गया है। क्लियर हो गया सर? क्लियर है सर? फॉर्मूला अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। फिर हम आगे मूव करेंगे। पहले हम चारों के, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट जितनी, हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितने भी आ रहे हैं उन सबके हम फॉर्मूलाज रीड करेंगे। उसके बाद सर हमारे पास पास्ट पेपर में दो दो क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद हम उसको वो सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया सर? आ जाए सर दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने आपको क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के पी, उसको सर आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, उसे हम कहते हैं के पी। अब ये क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज यूज टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें तो पता है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, दैट इज के पी। क्योंकि के पी क्यों है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। उसके बाद इट इज प्रिफर्ड डिविडेंड डीपी, उसने बोला यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जितने भी मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको क्या डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है शेयर होल्डर को आप देते हो डिविडेंड, तो आप बोल लो कि मैं शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैं क्या कितने परसेंट डिविडेंड दूंगा, इज डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक प्रेफर्ड, दैट इज के पी। मेरे पास पी, मेरे पास मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस शेयर का। द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। सर इसकी क्या मिसाल दूंगा मैं आपको, जैसे देखें आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया है, ठीक हो गया, उसमें बोला मार्केट में शेयर प्राइस क्या चल रही है। क्लियर हो गया सर? आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज इक्वल टू मेरे पास डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब सर मेरे पास जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैं क्या डिविडेंड दे कर रहा हूँ, और मेरे पास मार्केट में क्या रेट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में मेरे पास 100 रुपये रेट चल रहा है उस शेयर का, और उन शेयर होल्डर को मैं पैसे दे रहा हूँ 10%। ठीक है, तो 10% डिवाइडेड बाय 100 जो भी आप करेंगे वो आपके पास 0 से 0 काटा मेरे ख्याल से, आपके पास, मेरे पास सर क्या आ गया, मेरे पास आ गया 0.1%, मतलब मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, 0.1%। क्लियर हो गया सर? कुछ भी नहीं करना, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब उस मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उस शेयर की, और आप उस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे रहे हो, आप 3% दे रहे हो, 4% दे रहे हो, 10% दे रहे हो, क्या है वो परसेंटेज आपने मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर देना। अच्छा सही है सर। इसकी एक छोटी सी एक इलस्ट्रेशन भी है, वो भी देख लेते हैं। भाई पहले इसने बोला था एलाइड कंपनी का ही डेट होल्डर के बाद, डेट होल्डर के बाद जाके उसने कर्जा लिया, कर्जे वाले को पैसे दिए 10%। क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है कि सर मेरे पास एलाइड कंपनी ने लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सही, प्रेफर्ड शेयर इशू किए, ठीक है, और पे करे, क्या चीज पे किया सर, उसने डिविडेंड पे किया, कितने पे, 10 पर शेयर, 10 रुपए पर शेयर, हर शेयर पे 10 रुपए मैंने अपने शेयर होल्डर को दी। अगर एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है तो उसको 10 रुपए मिले, अगर एक शेयर होल्डर के पास 2 शेयर है तो उसको 20 रुपए मिले, हर शेयर पे 10 रुपए दिए। एंड सेल फॉर 97.5 पर शेयर इन एन ओपन मार्केट। भाई स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर की प्राइस 97.5 पर चल रही है और मैं उसको दे रहा हूँ 10 रुपए पर शेयर, हर शेयर पे मैं उसको 10 रुपए दे रहा हूँ, ठीक हो गया, और मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 97.5। देयरफॉर एलाइड कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर इज 10.3%। सर कैसे 10.3%? मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट में आपने उसको डिविडेंड कितना दिया, उसने बोला मैंने आपको डिविडेंड दिया 10 रुपीज पर शेयर, ठीक हो गया।
₹10 पर शेयर, हर शेयर पे ₹10 दिए। मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है कितनी, उसने बोला 97.5 रुपीज उसकी मार्केट में चल रही है। तो मैंने सर सिंपली आपने क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाय 97.5। जब आपने 10 डिवाइडेड बाय 97.5 किया तो मेरे पास सर ये आ गया 10.26% इज इक्वल टू सर 10.26%। ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। क्लियर हो गया सर। मेरे पास अगर कोई बोले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल के, तो आप क्या करना है, आपने डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर हो गया सर। अच्छा आगे मूव करते हैं सर। मेरे होपफुली आपको प्रेफरेंस शेयर्स का भी पता चल गया होगा, आपको कॉस्ट ऑफ डेट का भी पता चल जाएगा कि मेरे पास डेट की जो कॉस्ट होती है वो किस तरीके से निकालते हैं। वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें आपने आफ्टर टैक्स लेना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किस तरीके से निकालना पड़ता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आपके पास आ जाती है सर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, या तो मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ अर्निंग या कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया सर। इसको आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोले। अर्निंग मेरे पास इक्विटी होती है, मेरे पास कॉमन स्टॉक होता है, मतलब शेयर होल्डर्स को जो आप पे करेंगे वो होता है, जो मतलब कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हो। क्लियर हो गया सर। ये भी बहुत ईजी है। देखिए सर, अब ये क्या कह रहा है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड शेयर होल्डर, मेरे पास क्या कहता है, रिक्वायर्ड द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय कॉमन शेयर होल्डर। आम शेयर होल्डर जो मार्केट में बैठे हैं वो मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं, भाई मेरे कितने परसेंट में उनको डिविडेंड दूंगा। पिछले साल मैंने 10% दिया था। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है। अब कंपनी क्या कह रही है, बोली यार मेरे पास 100 रुपए का मुनाफा हुआ था ना, तो मैंने 10% दिया था सबको। सबको मैंने, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मैंने उन सबको 10% अपने पास इंटरेस्ट दिया था, मतलब डिविडेंड दिया था। अब बीइंग अ कंपनी, अगर मेरा प्रॉफिट पिछले साल 100 रुपए था, इस साल सर डबल हो गया, प्रॉफिट 200 रुपए हो गया, शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं भाई नहीं, पहले 100 था, अब 150, आपके पास प्रॉफिट 200 हो गया, तो मुझे 10% पहले आपने दिया था, लेकिन अब मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे अब 10% नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए, बोलेगा भाई जब आपने ज्यादा कमाया है तो मैं भी तो आपका शेयर होल्डर हूँ ना, मुझे भी ज्यादा पैसे दो, क्योंकि मैं तो आपका हकदार हूँ, मैं तो कंपनी का पार्टनर हूँ। शेयर होल्डर एक तरीके कंपनी के ओनर होते हैं। तो जब ओनर बोल रहा है कि भाई क्योंकि मैं, आपने कंपनी ने ज्यादा कमाया है, पहले 100 कमाया था तो 10% दिया था, अब 200 कमा रहे हैं तो भाई मुझे कम से कम 12 से 15% चाहिए। सही है, ये इस तरीके से होता है। ठीक हो गया। is calculated by using the asset pricing model और dividend growth model। अच्छा सर, मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो मॉडल्स होते हैं। ठीक है, दो मॉडल कौन से सर, वो डिविडेंड निकालने के दो मॉडल्स होते हैं। इन एक्चुअल में आपसे बात करूं तो मेरे पास डिविडेंड निकालने के दो मॉडल्स होंगे। कौन सा मॉडल, एक होता है कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, एक क्या होता है मेरे पास कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, और दूसरा होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अंदर भी मेरे पास गॉर्डन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, हिस्टोरिकल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, दो अलग अलग किस्म के मॉडल्स होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हमने जहां तक कोर्स का पार्ट है सिर्फ वहीं तक रखेंगे। क्लियर हो गया। एक कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो तरीके होते हैं, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्लियर हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर इज इक्वल टू डी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ये वही है। मैं आपको आगे जब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे जाएंगे वो चीजें समझाता हूँ। देखिए भाई, देयर आर टू अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो दो अप्रोचेस है, कौन कौन सी आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया। पहली चीज कहता है कि द कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, जिसको, और दूसरा मेरे पास आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्लियर हो गया। पहले क्या है मेरे पास कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, दूसरा मेरे पास क्या है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्लियर हो गया। कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल के अंदर सर मेरे पास के एस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, के ई बोल दो, के एस बोल दो, कुछ भी नहीं है ये। मैं इन एक्चुअल आपको फॉर्मूला आसान करके दे देता हूँ। मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मेरे पास सर के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले सारी चीजें मैं आपको बता दूं, रिस्क फ्री मार्केट रेट। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है रिस्क फ्री मार्केट रेट। भाई कौन, मतलब रिस्क फ्री रेट क्या है, देखें मेरे पास दो किस्म के रेट मिलते हैं। एक होता है मार्केट रेट, जो चल रहा है मार्केट रेट में 22% 24% जो भी चल रहा है, ये मेरे पास कौन सा रेट है, जो विथ रिस्क है, जो गवर्नमेंट इशू कर रही है। क्लियर हो गया। दूसरा रेट होता है जो कि रिस्क फ्री होता है, उसमें बोलता हूँ कि भाई जो डेट होल्डर्स इशू करते हैं आपको, मतलब क्या चीज, वो रेट वो होता है जिसमें
यूजुअली मार्केट रेट से कम रेट होता है। जैसे कि मार्केट में रेट चल रहा है 25% और दूसरा रिस्क फ्री रेट होता है मेरे पास 20%। क्लियर हो गया? तो वो दो किस्म के रेट होते हैं, एक होता है मार्केट में रेट जो से काइबोर वगैरह चल रहा होता है, और दूसरा होता है मेरे पास रिस्क फ्री रेट जिसमें स्प्रेड असल इन एक्चुअल में आपसे बात करूँ जिसमें रिस्क नहीं होता, मतलब मेरे पास जिसमें स्प्रेड नहीं होता। गवर्नमेंट चार्ज करती है स्प्रेड, काइबोर प्लस स्प्रेड। बैंक आपको लोन देता है काइबोर प्लस स्प्रेड। स्प्रेड होता है रिस्क रेट। रिस्क का जो फैक्टर होता है ना, जितनी ज्यादा कंपनी रिस्की होगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट स्प्रेड चार्ज करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू दो रेट हो गए, आपके पास एक रेट आ गया, क्या चीज, रिस्क फ्री रेट, एक होता है मार्केट रेट। क्लियर हो गया? रिस्क फ्री रेट और आ गया मार्केट रेट। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? मेरे पास क्या आ गया, रिस्क फ्री रेट और मेरे पास आ गया मार्केट रेट। के ई इज इक्वल्स टू, के ई इज इक्वल्स टू मेरे पास रिस्क फ्री रेट, ओ माय गॉड, मेरे पास रिस्क फ्री रेट इज प्लस मेरे पास मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा इक्विटी भी कह सकते हैं, आई भी लिख सकते हो भाई, जिसकी जो मर्जी आती है, यहाँ पे ऑथर अपने हिसाब से लिखते हैं। कोई बीटा इक्विटी लिखता है, कोई बी आई लिख रहा है। क्लियर हो गया? ये मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। मेरे पास आर एफ, समझ गए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरीके से निकलेगी, मेरे पास रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा इक्विटी। अब आपका सवाल आ रहा होगा सर ये बीटा इक्विटी क्या चीज है? आपने आर एफ तो बता दिया, मेरे पास रिस्क फ्री रेट है, एम आर भी बता दिया, मार्केट रेट है, लेकिन ये बी क्या है? बीटा इक्विटी वो रेट है जो मेरे पास इंडस्ट्री का एवरेज रेट चल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इंडस्ट्री का एवरेज रेट चल रहा है। क्लियर हो गया सर आपको? बीटा इक्विटी मेरे पास इंडस्ट्री का एक एवरेज रेट चल रहा है। क्लियर है? के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा इक्विटी। सर आज इसकी एग्जांपल आप करेंगे, एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपकी और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? Equation 10.4 shows that the capital asset rising model estimate of KE cost of equity begins with a risk free rate। इसके लिए मुझे चाहिए, एक चीज चाहिए रिस्क फ्री रेट जिसको मैं आर एफ भी कह सकता हूँ। दूसरा मेरे पास चाहिए रिस्क प्रीमियम विच इज इक्वल टू द रिस्क प्रीमियम ऑन एन एवरेज स्टॉक। मेरे पास रिस्क की टर्मिनोलॉजीज है सर। रिस्क प्रीमियम इज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट रेट एंड रिस्क फ्री रेट। मतलब क्या सर, ये जो आप मार्केट रेट में से रिस्क फ्री रेट निकालेंगे ना, तो मैं ऐसे कहता हूँ रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम आप, प्रीमियम क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज, एक एक्स्ट्रा चीज कहते हैं प्रीमियम। कैसे कहते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज। अब मार्केट में चल रहा है 10%, मैं आपको दे रहा हूँ 5% पे, तो इसमें से एक एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रहा हूँ मैं आपसे, 5% चार्ज कर रहा हूँ। समझ आइए आपको, इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। क्लियर हो गया? रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू द रिस्क प्रीमियम ऑन एन एवरेज स्टॉक स्केल्ड अप और डाउन रिफ्लेक्टेड टू द पार्टिकुलर स्टॉक। मतलब मैं कितना ऊपर या कितना नीचे चार्ज कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंस कितना चार्ज कर रहा हूँ, उसको आप रिस्क प्रीमियम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसकी इलस्ट्रेशन करता है सर। To illustrate the capital asset pricing model approach, assume अज्यूम करूंगा मेरे पास रिस्क फ्री रेट, मैंने सर उसने बोला कि अज्यूम करो मार्केट में रिस्क फ्री रेट चल रहा है कितना, आपके पास चल रहा है रिस्क फ्री रेट 8%, मार्केट में मेरे को बैंक दे रहा है 13% पे, और इंडस्ट्री में चल रहा है सर, इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज चल रहा है 7%, और इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज चल रहा है सर कितने, मेरे पास 7%। तो इसके आप मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दो कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। तो मैंने आपको क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस प्लस सर मेरे पास मार्केट रेट माइनस मेरे पास रिस्क, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं टर्मिनोलॉजीज में डायरेक्ट इसकी टर्मिनोलॉजीज में लिख देता हूँ, हो सकता है आप यहाँ पे मेरे पास मार्केट मार्केट रेट भाई,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस 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 सर मेरे पास मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा इक्विटी। ठीक हो गया। मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ सवाल में से रिस्क फ्री रेट उठाओ। मेरे पास सवाल में रिस्क फ्री रेट क्या लिखा है, उसने बोला सर 8%, तो मैंने यहाँ से उठाया 8% प्लस 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 सर मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसने बोला कि मार्केट में सर ये लिखा हुआ आपके पास सामने 13%। 13% मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस रिस्क फ्री रेट, आपको पता है कितने चल रहा है, उसने बोला 8% चल रहा है। और सीधा सीधा उठाओ भाई सवाल में बीटा इक्विटी कितना लिखा है, उसने बोला मेरे पास 0.7, बीटा इक्विटी क्या चल रहा है 0.7। क्लियर हो गया। तो करेंगे आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है 13% माइनस 8% आपने कैलकुलेटर में करा, मेरे पास 13% माइनस 8%, ये मेरे पास आ गया सर कितना, मेरे पास आ गया 5%। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 8% प्लस कितना आ गया सर मेरे पास 5%। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, 0.7 से। क्लियर हो गया। 5% को आपने मल्टीप्लाई किया 0.7, मतलब 5% का आपने 70% निकाला। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 8% प्लस, ये एज इट इज प्लस आ गया 5% इंटू 0.7 लिया, तो मेरे पास आ गया 3.5%। तो सिंपली क्या हो गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू मेरे पास 8% प्लस 5%, तो मेरे पास आ गया कितना सर, मेरे पास आ गया 11.5%। क्लियर हो गया। मेरे पास क्या आ गया सर 11.5%, ये आ गया मेरे पास 11.5 पर। अबे भाई क्लियर हो गया सर, मेरे पास क्या आ गया 11.5%। सही है सर, क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा आपको। मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पता चल गया किस तरीके से निकालते हैं, ये हमने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू निकाली है। दूसरा मेरे पास होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के थ्रू किस तरीके से निकालते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तो आपको तो पता है बहुत सिंपल है यार, सिर्फ रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा इक्विटी। समझ गए क्या है, मेरे पास रिस्क फ्री रेट प्लस 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 मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा इक्विटी। पहले मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा इक्विटी को सॉल्व करना है, उसमें से आपने प्लस कर देना है मेरे पास ये जो लिखा हुआ है मेरे पास रिस्क फ्री रेट। क्लियर हो गया। अब मेरे पास दूसरा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उसकी तरफ चलते हैं सर। मेरे पास डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, देखिए सर, हियर पीओ इज द प्राइस ऑफ द डिविडेंड। सही है भाई, प्राइस ऑफ द स्टॉक, पीओ क्या है मेरे पास, प्राइस ऑफ द स्टॉक है। D1 is the dividend expected to be paid, dividend जो मैं पे कर रहा हूँ at the end of year 1। G is the expected growth rate, मतलब मैंने आपको बताया था पिछले साल मैंने दिया था 10% डिविडेंड, इस बार क्योंकि मेरा प्रॉफिट 200 हुआ है तो मेरे पास शेयर होल्डर डिमांड कर रहे हैं 12% दो 15% दो, कितना एक्सपेक्टेड मेरा डिविडेंड ग्रो होगा, मतलब 10 से 15 गया तो कितना एक्सपेक्टेड ग्रो होगा, 5% ग्रो होगा, 3% ग्रो होगा, 2% ग्रो होगा, कितना मेरे पास लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल मेरा प्रॉफिट मेरा डिविडेंड कितना ग्रो होगा। is the rate in the dividend and RS is the required rate of return। मेरा क्या required rate of return, क्या डिमांड कर रहा है मेरे पास मार्केट में, क्या डिमांड है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास कितना एक्सपेक्ट होगा। assuming that the stock is in equilibrium and can solve for RS to obtain the required rate of return on a common equity which is marginal investor and also expected rate of return, ये फालतू चीजें आप छोड़ दें। क्या हो गया, thus the expect to receive the dividend yield, मतलब डिविडेंड की yield कहते हैं परसेंटेज को, कितने परसेंट डिविडेंड मिल रहे हैं, expected rate to receive a dividend plus the capital gain for the total expected return in equilibrium, it is expected rate of return is also equal to the required rate। The method of estimating the cost of equity is called the discounted cash flow, hence it will assume that the market are in equilibrium and permits to use the interchangeable। छोड़ दें सर, आपको इससे कुछ नहीं ताल्लुक। मेरे पास क्या है D1, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भाई मेरे पास मैंने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला इन्होंने बहुत लंबी करी हुई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डिविडेंड आप कितना दे रहे हो, डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हैं, मार्केट में क्या कीमत चल रही है, मार्केट में शेयर की क्या कीमत कर रही है, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर
क्लियर हो गया? उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कि मेरा डिविडेंड जो ग्रोथ परसेंटेज कितनी होगी, डिविडेंड मेरे पास 5% ग्रोथ होगी, 10% ग्रोथ होगी, तो आपने इसमें करना है इनटू मेरे पास ग्रोथ रेट। क्लियर हो गया कि कितने परसेंट से आपका डिविडेंड ग्रो कर रहेगा? क्लियर हो गया? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू ग्रोथ रेट। ये देखें, डिविडेंड डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर, मैं आपको पीछे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी बता चुका हूँ, उसका भी फॉर्मूला यही है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। लेकिन इसमें आपने एडिशनल चीज करनी है, उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है ग्रोथ रेट से। ठीक हो गया मेरे पास? सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, मेरे पास प्लस करना है ग्रोथ रेट से। ये मैं मेरे पास प्लस करना है किस चीज से? ग्रोथ रेट से। क्लियर हो गया? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस 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 मेरे पास ग्रोथ रेट क्या है। क्लियर हो गया सर? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा सर, अब ये बोलता है कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बताओ किस तरीके से निकलता है। ये आपने सब चीजें पढ़ ली ना? वेक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर किस तरीके से निकलता है? आपने निकाल दिया मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकलता है? उसने बोला भाई डेट में जो मांग रहे हैं वो प्लस करो, कॉस्ट ऑफ डेट प्लस करो, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस करो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस करो, और मेरे पास कॉस्ट ऑफ बैंक लोन आप इसमें ऐड करें। आज जब सारे कर्जों को सब चीज सारे आपने रेजिंग फाइनेंस को रेज करने की कॉस्ट को ऐड कर लिया, तो आपके पास सिमिलरली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेट भी बता दिया किस तरीके से निकलते हैं, के डी 1 - टी कहते हैं। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास दो तरीकों से निकलते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकलते हैं और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से निकलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया। मेरे पास के ई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के पी इज इक्वल टू डिविडेंड, आप कितना डिविडेंड पर शेयर दे रहे हो, और डिवाइडेड बाय मार्केट में क्या कीमत चल रही है, मार्केट प्राइस पर शेयर। और मेरे पास चौथी चीज होती है मेरे पास कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। देखिए कॉस्ट ऑफ बैंक लोन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन का फॉर्मूला नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि बैंक की कॉस्ट तो आपको निकाल के दे देना बैंक वाला। बैंक वाला आपसे खुद चार्ज करता है, भाई 10% चार्ज करूंगा, 5% चार्ज करूंगा, 20% चार्ज करूंगा। तो आपके पास तो बैंक की तो कॉस्ट आ रही होती है, तो मेरे पास जितनी भी कॉस्ट आ रही होंगी उन सबको आप एग्जाम में सबको ऐड करेंगे, तो मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। क्लियर हो गया? होपफुली सर आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।